हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पति कभी भी वह खुशी नहीं देते थे जिसकी मुझे उम्मीद थी। जब मैं अपने पति के पास आई तब से उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं था। मैं हर दिन अपने पति के प्यार के लिए तड़पती रहती, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर किसी औरत को उसके पति से वह प्यार न मिले जिसका वह हकदार है, तो उसके कदम किसी और रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। जैसे जैसे मेरी जिंदगी में पति से दूरियां बढ़ती गई, मेरी जिंदगी में एक ठहराव आ गया। मेरा भाई अभिषेक, जो हमारे घर पर ही रहता था, अक्सर मुझे छिपकर देखता था। एक रात जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली, तब मेरा दामाद ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास खींच लिया। फिर वह कहने लगा, दीदी शर्माओ मत, आज मैं आपको वह खुशी देना चाहता हूँ जो आप चाहती हो। उस वक्त मेरा भाई ने मुझे पूरी रात सांस भी नहीं लेने दिया। मेरा नाम सुनीता है और मैं अभी 25 साल की हूँ। मुझे लगा कि मैंने शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। शादी की पहली रात के बाद मेरे पति ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ था। मेरी शादी 1 साल पहले बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरे शादी के सपने जल्द ही एक दुस्वप्न में बदल गए। शादी की पहली रात को छोड़कर मेरे पति महेश ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ। वह हमेशा काम में व्यस्त रहते या दोस्तों के साथ समय बिताते। मेरे मन में सवालों का अंबार था, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि शायद महेश को समय चाहिए होगा, लेकिन यह स्थिति दिन ब दिन और बुरी होती जा रही थी। मेरी पुरानी यादें अक्सर मेरे मन में आती जब मैंने महेश को पहली बार देखा था। हमारी मुलाकात एक पारिवारिक शादी में हुई थी। महेश की मुस्कान और शालीनता ने मुझे आकर्षित किया था। उनकी बातें और समझदारी ने मुझे यकीन दिलाया था कि वह एक आदर्श जीवन साथी साबित होंगे। लेकिन शादी के बाद का उनका बदलता हुआ रूप मुझे समझ नहीं आ रहा था। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महेश से बात करने की कोशिश की। मैंने हिम्मत जुटाई और एक रात जब महेश घर पर थे, उनसे पूछा, महेश क्या हमारे बीच कुछ गलत हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? महेश ने कोई खास जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ इतना बोले, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हें समझना चाहिए। उनके इस जवाब से मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ या फिर महेश के मन में कुछ और ही चल रहा है। मैंने अपनी सास से बात करने की भी सोची, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वे मुझे ही दोषी न मान लें। मैं और मेरे पति करीब जरूर थे, लेकिन हमारे बीच अब एक पति पत्नी वाली नजदीकियां नहीं थीं। इस प्रकार मेरे पति के ऐसे व्यवहार के कारण मैं अनजाने में ही भाई की ओर आकर्षित हो गई। मेरे चाचा का बड़ा लड़का अभिषेक, जो हमारे घर पर ही रहता था, अभी 21 साल का था, लेकिन देखने में किसी हट्टे कट्टे मर्द की तरह लगता था। साथ ही साथ वह सुंदर भी था, जिससे मेरी नजर बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। अभिषेक का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैं खुद को उसकी ओर आकर्षित होने से रोक नहीं पा रही थी। एक दिन जब मैं अकेली बैठी थी, अभिषेक मेरे पास आया और बोला, दीदी आप कुछ उदास लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? उसकी चिंता भरी आवाज ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अभिषेक, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। अभिषेक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, दीदी अगर आपको कभी किसी से बात करने की जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। उसकी बातों में सच्चाई और अपनापन था, जिसने मुझे थोड़ा सहज महसूस कराया। मेरे ससुर की मृत्यु मेरे शादी के कुछ महीने बाद ही हो गई थी, इसलिए अब केवल मेरी सास थी। अब मेरी शादी को 7 महीने हो गए थे, लेकिन मेरे पति ने मुझे अभी तक छुआ नहीं था। जब अभिषेक घर आया तो मैं किचन में खाना बना रही थी। मैं उन्हें घर में कहीं नहीं दिखी तो वह मुझे ढूंढते हुए किचन में आ गया। आते ही बोला, दीदी कैसी हो? बोलते हुए मेरे गले से लग गया। फिर उसने कहा, नए शादीशुदा जोड़े का वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है दीदी? उसकी बातों पर मैंने कहा, अब शादी के 7 महीने गुजर गए हैं, तो अब नया कहाँ रह गया है, अब तो पुराना हो गया है। मेरा भाई अभिषेक बहुत ही रोमांटिक किस्म का था, यह मैं जानती थी, इसलिए मैं अभिषेक को हमारी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। मुझे उससे ऐसी बात कहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसके सवालों पर मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। अगले दिन रात को मेरी सास ने अदरक का काढ़ा बनाने को कहा। मुझे लगा कि उन्हें जरूर किसी बात की तकलीफ है। मैं एक गिलास अदरक का काढ़ा बनाकर अपने सास के कमरे में लेकर चली गई। फिर उन्होंने मुझसे इस काढ़ा को अभिषेक के कमरे में देने को कहा। मेरी सास घर का एक भी काम नहीं करना
करना चाहती थी। सुबह होते ही वह सामा लेकर बैठ जाती और शाम होने पर बाहर जाकर खाली पेट बैठ जाती। बस यही उनका काम था। अब भी उन्होंने मुझे वही काम बताया जो पहले बताया करती थी। मैं वह अदरक का काढ़ा लेकर अभिषेक के कमरे में चली गई। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुई तो अभिषेक शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को निहार रहा था। उसे इस तरह खुलेआम देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि अभिषेक अब बच्चा नहीं था, अब वह जवान लड़का हो गया था। अभिषेक ने ध्यान नहीं दिया तो मैंने अपने हाथ की चूड़ियां बजाई। उसकी आवाज सुनकर अभिषेक ने मुझ पर ध्यान दिया। उसे मुझे देखकर कोई शर्म नहीं आई। फिर वह कहने लगा, अरे दीदी, आप यहाँ, कोई काम था क्या? तब मैंने उससे कहा, मेरी सास तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा भेजी है। अभिषेक कहने लगा, दीदी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए आपके सास को काढ़ा बनाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे आपको कह दिया। अभिषेक की बात सुनकर मुझे मन ही मन हंसी आ गई, क्योंकि वह मेरी सास के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अभिषेक से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तब उसने बताया कि उसने बाहर बहुत ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया था, इसलिए उसका गला थोड़ा खराब हो रहा था। सर्दी लगने से पहले कुछ गर्म चीजें लेना अच्छा होता है। अपने भाई से बात करते समय मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि वह अभी भी बिना कपड़ों के था। मुझे ऐसे देखकर अभिषेक कहने लगा, दीदी, जब से आप आई हो तब से ऐसे गर्दन झुकाकर क्यों बात कर रही हो? तब मैंने कहा, अभिषेक, तुम तो बहुत खुले स्वभाव के हो और मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत शर्म आती है। पहले तुम कपड़े पहन लो, फिर मैं सिर उठाऊंगी। जैसे ही अभिषेक ने कपड़े पहने, मैंने अपनी गर्दन सीधी कर ली और बात करने लगी। मुझे अपने भाई के कमरे में गए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। मैं उसे अदरक का काढ़ा देते हुए कहने लगी, अभी काढ़ा ले लो और जितनी जल्दी हो सके पी लेना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। तभी मेरा भाई कहने लगा, दीदी, मुझे आपकी जल्दबाजी पसंद नहीं है, आप ध्यान देकर भी नहीं देती हैं। मैंने कहा, अभिषेक, तुम्हारे जीजा इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर मैं अभिषेक के कमरे से चली गई। मेरे पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं रात भर कमरे में थी या नहीं। वह पहले से ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। हम एक ही कमरे में सोते थे, मगर मैं फर्श पर सोती थी और मेरे पति अकेले बिस्तर पर सोते थे। मुझे क्या पता था कि मेरा विवाह किस तरह के आदमी से होने वाला था। उदास चेहरा लेकर मैं लेट गई और सो गई। फिर आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है, कोई अंदर से हमें देख रहा है, लेकिन मुझे इतने अंधेरे में रात को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सो गई। अगले दिन सुबह मेरे पति ऑफिस चले गए और सास हॉल में बैठी थी। मैं किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक मुझे अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो अभिषेक था। मैं उसे देखकर चौंक गई। उसकी यह हरकत देखकर मैं उस पर चिल्लाने लगी, अभिषेक, यह कैसा मजाक है? यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मुझे गुस्से में देखकर उसने कहा, दीदी, आप शांत हो जाइए, मुझे तो बस थोड़ा मजाक करना था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना नाराज हो जाओगी। उस वक्त मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी अभिषेक मुझसे बहुत शांति से और मुस्कुराकर बात कर रहा था। मैं जानती थी कि उसका स्वभाव थोड़ा मजाक करने का था। वह सिर्फ मेरा मूड ठीक करने के लिए किचन में आया था। उसने मुझसे कहा, दीदी, आज शाम को हम लोग बाहर घूमने चले। मैं काफी दिनों से बाहर नहीं गया हूँ। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। शाम को हम दोनों पास के पार्क में चले गए। वहाँ की ताज़ा हवा और प्राकृतिक वातावरण में हमें बहुत अच्छा लगा। अभिषेक ने मुझे अपनी कॉलेज की बातें बताई और हम दोनों ने बहुत समय साथ बिताया। उसने मेरी अकेलेपन की भावना को कुछ हद तक कम कर दिया था, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति बढ़ता आकर्षण मुझे चिंतित करने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं। अभिषेक ने मुझे अपनी पसंदीदा फिल्म देखने का न्योता दिया। मैंने सोचा कि इससे कुछ समय के लिए मेरा मन बदल जाएगा और मैंने हाँ कर दी। हम दोनों ने साथ में फिल्म देखी और इस दौरान हमने बहुत सारी बातें की। फिल्म के दौरान अभिषेक ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इस स्थिति में कैसे पहुंच गई, लेकिन अभिषेक के स्पर्श में एक अलग ही सुकून था जिसे मैं नकार नहीं पा रही थी। वह एक पागल लड़का था। जब मैं अभिषेक को देखती तो मुझे आश्चर्य होता था कि मेरे पति ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। मैं इतनी खूबसूरत और भरे हुए शरीर वाली हूँ, उसके बावजूद मेरे पति हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हैं। मैंने अपनी बड़ी बहन से अपने पति के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। मेरे माता पिता को भी इसके बारे में पता था, लेकिन उन सभी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति आज या कल तुम्हारा हो ही जाएगा।
जाएगा। मेरे परिवार में कोई भी मेरे पति महेश से बात करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं अपना ख्याल कैसे रखूं। मुझे तो मेरे पति ने अभी तक छुआ ही नहीं था। मैं रोज रात को बिस्तर पर एक प्यासी मछली की तरह तड़पती, लेकिन उससे मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक औरत को उसके पति से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, उसी तरह मेरी भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन वह सब बेकार हो चुके थे। एक औरत को सिर्फ रुपए पैसे या खाना से पेट नहीं भरता है, उसे इन सब के अलावा कुछ और चाहिए होता है। अगर वह चीज उसे ना मिले तो उसकी जिंदगी बेरंग हो जाती है। उस शाम जब मैं भगवान के सामने दीपक जला रही थी, तब तेज हवा चल रही थी। उस समय घर की खिड़की भी खुली थी। जैसे ही वह खिड़की से तेज हवा अंदर आई तो उस हवा ने मेरे हाथ का दीपक बुझा दिया। वहाँ सास मेरे सामने बैठी थी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखना शुरू किया और मुझसे कहने लगी, तुमने शाम को क्या अपशगुन किया था? इस तरह से उल्टा सीधा मुझसे बात करने लगी। वह बात कर रही थी तभी अभिषेक वहाँ आ गया। उसने मेरी सास को रोते हुए देखा और उसे चुप कराया। मैंने अपनी सास की बात का उत्तर दिए बिना चुपचाप दिए को दोबारा से जला दिया और अपने कमरे में चली गई। मैं अभी मन ही मन बुदबुदा रही थी कि तेज हवा के कारण फिर से दीपक बुझ गया। ना जाने यह कैसा अपशगुन हो गया था। मेरी सास को तो बस कुछ कहने का मौका चाहिए था और अब उनके पास अच्छा मौका था। मुझे पता था कि वह अगले हफ्ते तक किसी काम से मुझे बातें सुनाने वाली थी। तभी मैं अपने कमरे में आ गई और मुझे एहसास हुआ कि मुझे पीरियड आ गया है। तब मेरे पास घर पर सैनिटरी पैड भी नहीं था, क्योंकि मेरे पति अब भी घर पर नहीं थे और मैं अभिषेक को पैड लाने के लिए नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मुझे किसी दूसरे से इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी सास को कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकती थी, इसलिए मैं खुद से मेडिकल की ओर चली गई। कुछ देर बाद मैं सैनिटरी पैड लेकर बाहर आई। जब मैं घर आई तो मेरी सास ने मुझे वह चीज हाथ में देखकर बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने दिया जला दिया जबकि तुम्हें पता था कि तुम्हारा मासिक आ गया है। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, लेकिन सच तो यह था कि मुझे दिया जलाने से पहले पता ही नहीं था कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं। उनकी बातें सुनकर मैं कमरे में आ गई और थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में पीरियड्स आ गए हैं। मैंने अपनी सास को ठीक से समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थी। सबसे पहले मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मेरी सास ने ऐसी बातें कहकर मेरा माथा सुन्न कर दिया जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। उस समय महेश घर आए हुए थे, लेकिन वे अपनी माँ से कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। जब मेरी सास बात कर रही थी तो मेरे पति मुझे अनदेखा करके छत पर चले गए। मेरे पति ने मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा था, लेकिन अभिषेक मेरी सास से बात करने लगा। अभिषेक ने कहा, दीदी को इस वक्त तकलीफ हो रही है, आप उनकी मदद करने के बजाय उन्हें और परेशान कर रही हैं। उसकी आवाज में एक सच्ची चिंता थी जिसने मुझे थोड़ा सुकून दिया। मेरी सास को अभिषेक की बात सुनकर थोड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे दोष देना जारी रखा। अभिषेक ने फिर कहा, हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें दोष देना चाहिए। दीदी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अभिषेक की बातों का मेरी सास पर कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझसे थोड़ी देर के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं अपने कमरे में बैठी अभिषेक की बातों को सुनकर सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर महेश भी इसी तरह मेरा साथ देते। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक छोटी सी खुशी भी थी कि कम से कम अभिषेक ने मेरा साथ दिया। कुछ देर बाद अभिषेक मेरे कमरे में आया। मुझे रोता देख वह मेरे पास आया और मेरे आंसू पोंछने लगा। वह कुछ कहने वाला था कि बाहर से आवाज आई। अभिषेक को मेरी सास ने बुलाया और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उस रात मेरे पति ने यह भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया है या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हुई थी। उस रात मैं बाहर हॉल में बैठकर रोती रही। मेरी चीख सुनकर ना तो मेरी सास बाहर आई और ना ही मेरे पति। पूरे घर में सिर्फ अभिषेक को ही मेरी चिंता थी। मेरी आवाज सुनते ही वह अपने कमरे से हॉल में आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। वहाँ उसने मुझे अपने बिस्तर पर बैठाया, मेरे आंसू पोंछे और घुटनों के बल बैठकर मुझसे बात करने लगा। वह कहने लगा, दीदी मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ। यह सुनकर भी मेरा रोना बंद नहीं हुआ। मेरा दीदी अपनी अलमारी से एक ड्रेस निकाल कर मुझे दिया जो बहुत अच्छा दिख रहा था और मुझे पसंद भी था। फिर उसने कहा, यह ड्रेस मैंने आपके लिए लाया था दीदी। इतना कहने के बाद उसने मुझे हंसाने के लिए गुदगुदी करना
शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर मैं हंसने लगी। कुछ ही पलों में अभिषेक ने मेरा रोना बंद कर दिया। मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तब वह किचन में गया और मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आया। उसने कहा, यह दूध पी लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। मैंने दूध पी लिया और धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। अभिषेक ने मेरे पास बैठकर मुझे सांत्वना दी। दीदी, आप चिंता मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अभिषेक के इस सहारे ने मुझे थोड़ी राहत दी। उसकी देखभाल और प्यार ने मुझे महसूस कराया कि इस मुश्किल समय में भी किसी का साथ और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसका दिया हुआ ड्रेस लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। उन 4-5 दिनों में घर में कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अभिषेक मेरी तरफ ध्यान दे रहा था। धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, क्योंकि मुझे भी ऐसे आदमी की तलाश थी जो मेरी और मेरी इज्जत का ख्याल रख सके, साथ ही मुझे वह खुशी दे सके जो एक औरत को उसके मर्द से चाहिए। अब वह हर रात मेरी सास और मेरे पति के सो जाने के बाद हल्दी वाला दूध मेरे लिए लाने लगा था। वह मुझे अपने कमरे में बुलाता और तरह तरह के चुटकुले सुनाता था। उस घर में मेरी मौजूदगी का एहसास अगर किसी को था तो सिर्फ मेरे भाई अभिषेक को था। लेकिन भाई की चिंता धीरे धीरे दूसरा रूप ले लेगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। कुछ दिनों बाद महेश अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। इस बीच मेरी सास सत्संग कर रही होती थी, इसलिए वह भी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। तब घर में मैं और अभिषेक ही होते थे। पिछले कुछ दिनों में अभिषेक के साथ मेरा रिश्ता ठीक ठाक रहा। एक दिन हम दोनों घर पर अकेले ही थे। आज मैं अभिषेक के कमरे में नहीं बल्कि अपने कमरे में थी। अभिषेक भी मेरे कमरे में आ गया और मुझसे बातें करने लगा। तभी अभिषेक ने मुझसे कहा, दीदी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल का सही जवाब देना। पहले आप वादा करो। मैं सोचने लगी कि अभिषेक हमेशा मजाक करते रहते हैं, इसलिए अब भी वह मजाक वाला ही सवाल करेगा। यही सोचकर मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके सवाल का सही जवाब दूंगी। अभिषेक ने मुझसे जो सवाल पूछा उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। अभिषेक ने बोलना शुरू किया, मैं जानना चाहता हूँ दीदी कि आपके और जीजा जी के बीच रिश्ता वास्तव में कैसा है। क्या यह सच है कि जीजा जी बिस्तर पर सोते हैं और आप नीचे फर्श पर सोती हैं? ऐसा सवाल सुनते ही मैं अभिषेक को उत्तर देने से बचने लगी, लेकिन वह छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह जानता था कि मैं उत्तर नहीं दूंगी, फिर भी उसने सामने से कहा कि दीदी, आप और जीजू जी एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं, पर क्या यह सच है कि जीजा जी बिस्तर पर सोते हैं और आप नीचे फर्श पर? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि इसे यह सब कैसे मालूम है कि हम कहाँ सोते हैं, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि वही तो घर में था जो मेरा ख्याल रख रहा था। मैं अभिषेक की बात पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, सिर झुकाए बैठी थी कि तभी अभिषेक मेरे पास आया और कहने लगा, दीदी, मैं रोज आपकी उदासी देखता हूँ, लेकिन मेरी आपसे पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। आज घर में हम दोनों ही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आज आपको अपना दिल हल्का कर लेना चाहिए। उसकी सहानुभूति देखकर मेरा दिल भर आया और मैं जोर जोर से सिसक कर रोने लगी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैं शादी के बाद से पतिव्रता हूँ, फिर भी अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ। जब से इस घर में आई हूँ, तुम्हारे जीजा ने मुझे अब तक नहीं छुआ है। मैं कितने सपने लेकर यहाँ आई थी, लेकिन मेरे सारे सपने, सारे अरमान धरे के धरे रह गए। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि अभिषेक मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। अभिषेक ने कहा, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ दीदी। एक पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है कि वह उसे खुश और संतुष्ट रखे, लेकिन वह आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। आप भी वह खुशी चाहती होंगी जो हर शादीशुदा महिला को उसका पति देता है। उसकी बातों में सच्चाई और संवेदनशीलता थी। उसने आगे कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको वह खुशी देने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहती हैं। इस प्रस्ताव ने मुझे गहरा झटका दिया। मेरे मन में शर्म और आत्मग्लानि के मिश्रित भाव उठने लगे। यह मेरे भाई की बात थी जिससे मैंने कभी इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। मैंने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्या करना चाहिए। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उस रात की घटनाओं ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। जब रात आई तो मैंने खुद को और अभिषेक को एक अनपेक्षित और नई स्थिति में पाया। उस रात हमारे बीच का अंतर और जो कुछ भी था वह सब मिट गया। अभिषेक ने मुझे वह सुकून और आनंद दिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हमने एक दूसरे के शरीर और आत्मा की गहराई में प्रवेश किया। अभिषेक की उपस्थिति ने मेरे दर्द और निराशा को पूरी तरह से मिटा दिया। उस रात के अनुभव ने मुझे सच्चे सुख और खुशी का एहसास कराया। अगले दिन जब मैं उठी तो मैंने महसूस किया कि आज मेरी जिंदगी में कुछ खास बदलाव आया है। उस सुबह की खुशी ने मेरे मन को पूरी तरह से छू लिया था।
घर का वातावरण भी बदलाव की एक नई लहर से भरा हुआ लग रहा था। मेरे चेहरे पर एक नई मुस्कान थी और दिल में एक अनकही उम्मीद। मैंने देखा कि घर का सारा काम शांत था। मेरे पति और सास ने उस दिन कोई काम नहीं किया था और अभिषेक की खुशी भी साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो मुझे उसकी पिछले दिन की उदासी और चिंता को पूरी तरह से भुला देती थी। घर में हल्की हलचल थी, लेकिन सब कुछ पहले से ज्यादा शांत और सुखद लग रहा था। अभिषेक के साथ बिताई रात की यादें मेरे मन में ताजा थी और मैंने महसूस किया कि जीवन में कुछ खास परिवर्तन आया है। अभिषेक मुझे एक ब्यूटी पार्लर में लेकर गया, जहां पार्लर वाली ने अभिषेक के कहे अनुसार मेरा मेकअप किया। उस दिन मुझे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि सचमुच अभिषेक बहुत रोमांटिक था। जब तक मेरा भाई घर में था, मुझे अपने पति की जरूरत नहीं महसूस होती थी। एक रात में ही मेरे भाई ने मुझे हर खुशी दे दी थी। अगली रात का भी इसी तरह का प्लान था, लेकिन उस दिन अचानक सास घर आ गयीं। उनका सत्संग केवल 7 दिनों का था, लेकिन वह 2 दिन के भीतर ही लौट आईं। घर आते ही उन्होंने मुझसे चाय बनाने के लिए कहा, लेकिन मैं उनके लिए चाय नहीं बनाने वाली थी। मैंने कहा कि मेरे जैसे अशुभ औरत के हाथ की चाय अशुभ ही होगी, फिर आप यह अशुभ पाप क्यों करना चाहती हैं? सासू माँ मेरी बातों से नाराज हो गयीं। आज पहली बार मेरा उनसे आमना सामना हुआ था। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बुलाया। अपनी माँ की गुहार सुनकर महेश तुरंत घर आ गया। घर पहुँचने की जल्दबाजी में उसका एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही हमें इस बात की जानकारी मिली, हम तुरंत अस्पताल पहुँचे। महेश बेड पर लेटा हुआ था। काफी देर तक इलाज करने के बाद उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया गया, क्योंकि हादसे में उनका एक पैर टूट गया था। ऑपरेशन के बाद वह व्हील चेयर पर घर आए। इस हालत में मैं उनके पास ही रहती थी। मेरा भाई भी घर में ही था और वह मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि महेश अब उठ नहीं सकते थे। मुझे खुश रखने के लिए अभिषेक ही घर में था। मैं अपने पति के साथ केवल इसलिए रुकी थी क्योंकि अभिषेक ने कहा था। मेरी सास ने 1 हफ्ता अपने बेटे की सेवा की। इसके बाद वह अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गई और कहा, महेश, मैं तुम्हारे लिए रात को इस तरह जाग कर नहीं बैठ सकती। मैं अब काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घुटने भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तुम्हारी अपनी पत्नी है तो उसे अपनी सेवा करने के लिए कहो। अगले दिन रात के खाने के बाद महेश हमारे कमरे में व्हील चेयर पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। खाना खाते ही सास अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं किचन में काम कर रही थी। जब मैं किचन में थी तो अभिषेक वहाँ आ गया। उसने मुझे इशारे से अपने कमरे में आने को कहा। जब मैंने किचन का काम खत्म किया और अभिषेक के कमरे में गई, तो मेरे मन में एक अजीब सी दुविधा थी। अभिषेक का कमरा, जिसे अब तक मैंने केवल अनदेखा किया था, आज मुझे बहुत खास लग रहा था। अभिषेक का कमरा सजा हुआ था और उसमें एक खास आकर्षण था। कमरे में हल्की रोशनी और सुगंधित मोमबत्तियां जल रही थी, जिससे माहौल बेहद रोमांटिक और आरामदायक हो गया था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आपने मेकअप के बाद से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मेरे चेहरे पर हल्की लाली छा गई और मैं शर्म से मुस्कुरा उठी। अभिषेक ने धीरे धीरे मेरे बालों को मेरी आंखों से दूर किया और मेरे चेहरे को अपने पास खींच लिया। उसकी गर्मी और स्पर्श ने मेरे दिल की धड़कन को तेज कर दिया। उसने कहा, मैंने सोचा कि तुम्हें मेरे कमरे में आना चाहिए ताकि हम थोड़ी देर एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। उसकी बातों ने मेरे मन को गहराई से छू लिया। हमने एक दूसरे के करीब आने का फैसला किया और हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने मेरे बालों को प्यार से संवारते हुए मेरे चेहरे को निहारने लगा। उसके स्पर्श में एक तरह की ममता और प्रेम की झलक थी, जिसने मुझे बहुत सुकून दिया। तुम्हारे बिना हमारे रिश्ते की कल्पना करना भी मुश्किल है, दीदी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक विशेष मिठास थी। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। मैंने महसूस किया कि इस पल में हम दोनों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो गया था। उसकी बातों और स्पर्श ने मुझे ऐसा सुकून और प्रेम दिया जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। मैं उसके बिस्तर पर उसके बगल में बैठी थी। बातें करते हुए हम एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे। मेरा हाथ उसके हाथ में था और तभी महेश ने अभिषेक के कमरे में आ गया। हम दोनों को एक ही बिस्तर पर बैठे देख लिया। उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। तुम अपने पति की सेवा करने के बजाय यहाँ अपने भाई के साथ क्या कर रही हो? मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था। इस पर उसने कहा, पति अब काम का नहीं है तो तुम अपने भाई को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके कमरे में आ गई हो। मैं महेश की इस तरह की बातें सुन रही थी, लेकिन यह देखकर कि वह बीमार है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वह अपनी सीमाएं भूलता जा रहा था। महेश ने कहा, अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पति बदल गया है। महेश के मुंह से यह शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तब मैंने अपने पति से कहा, महेश, आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं
कि एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। आप मुझे पतिव्रता का धर्म सिखा रहे हो। आपने खुद कभी भी अपने पति होने का कर्तव्य नहीं निभाया है। अब आप समय आने पर अपनी पत्नी को आपकी सेवा के लिए याद कर रहे हो। इससे पहले आपकी पत्नी आपके लिए कहाँ गई थी? आप मुझे छूते भी नहीं थे। आपने अपनी शादी की पहली रात मेरे मोटे शरीर को देखकर मुझे अपने से दूर कर दिया। आपने जो कहा था वह यही था ना कि तुम्हें मुझसे नफरत है। अब जब मैं 24 घंटे आपकी सेवा करूंगी तो क्या आपको मुझसे नफरत नहीं होगी? महेश ने कहा, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे और अभिषेक के बीच क्या चल रहा है। मुझे सब दिख रहा है। मैंने तुम्हारे रंग बिरंगे चाल को अच्छी तरह महसूस किया है। तभी मैं बोली, महेश, जिस तरह तुम मुझे और भाई को दोषी बना रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, अनजाने में हम दोनों बहक जरूर गए थे, लेकिन अनजाने में की गई गलती को गलती नहीं कह सकते हैं। अगर आप मेरा ख्याल किए होते तो शायद यह सब भी नहीं होता। अभिषेक तो बस मुझे खुश देखना चाहता था और कुछ नहीं। यदि यह खुशी आप मुझे दिए होते तो मैं अभिषेक के करीब ना जाती। अभिषेक आपका साला है और वह आपसे ज्यादा समझदार भी है। उसने कभी भी मुझे बुरी नजर से नहीं देखा। मेरे पति होते हुए भी आपने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। आपके पीछे अभिषेक था जिसने मेरी देखभाल की। यह समझ उसने मुझे कुछ दिन पहले दी थी, इसलिए मैंने खुद को बदल दिया। आप और आपकी माँ मेरे शरीर के कारण मेरे बारे में बात करते थे। आप तो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अभिषेक ने मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या मेरे शरीर से आपको शर्म महसूस होती है क्योंकि मैं मोटी हूँ? तभी मेरी सांस फूलने लगी। फिर अभिषेक ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि आपका पिताजी ने अपनी आखिरी दिनों में मुझसे एक वादा लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और महेश मेरी बहू का घर में रहना मुश्किल कर देंगे। महेश उसे तलाक देगा, लेकिन यह शादी मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि मैंने सुनीता पिता से वादा किया था कि उनकी बेटी मेरे बेटे से शादी करेगी। मेरी बहू भले ही मोटी है, लेकिन दिल से एक अच्छी और संस्कारी लड़की है। आपका पिताजी मुझे बताते रहे कि मम्मी को कैसे सीधा किया जाए और आपको भी जीजा। अब तक आपके साथ कठोरता से पेश नहीं आएगी जब तक आपको आपकी पत्नी की कीमत पता नहीं चलेगी। मैं दीदी को अपने लिए बोलना और उन्होंने मजबूत होना सिखाऊंगा। मेरे और मेरी दीदी के बीच अब भी एक पवित्र बंधन है और यह जीवन भर रहेगा। जीजा जी, इसमें क्या गलत है कि अगर मैं दुख में दीदी के साथ हूँ? अभिषेक की बातों ने महेश को पूरी तरह से बदल दिया। महेश को अब समझ में आ गया था कि उसने क्या गलती की है। उसकी आंखों में पश्चाताप का भाव था। उसने मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे और अभिषेक से माफी मांगना शुरू किया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने जो किया वह गलत था। मैंने तुम्हारे साथ और अभिषेक के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। कृपया मुझे माफ कर दो। महेश के इस परिवर्तन ने हमारे परिवार की स्थिति को बेहतर बना दिया। मेरे पति ने मुझसे और अभिषेक से माफी मांगी और यह सब कुछ मेरे लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। अब हमारे बीच का तनाव कम हो गया था और हम सब मिलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे। मेरे और महेश के रिश्ते में सुधार आया और हमने अपने परिवार को एक खुशहाल और सुकून भरे माहौल में बदलने के लिए मिलकर काम किया। अभिषेक ने भी हमारी मदद की और हमें इस कठिन समय से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे पति के इस पूरे बदलाव के पीछे सिर्फ मेरे भाई अभिषेक का हाथ था। उसी की वजह से आज मैं अपने पति और सास को समझा पाई थी, अन्यथा मैं अपनी आत्मसम्मान खो देती। अभिषेक ने मुझे बताया कि एक बहू का, एक पत्नी का एक मूल्य होता है, उसका किस तरह से सम्मान किया जाता है। मेरे पास एक पति था जो मेरा सम्मान नहीं करता था और एक सास थी जो हर वक्त रोप झाड़ती रहती थी। केवल अभिषेक ही था जो मेरा सम्मान करता था। अब अभिषेक की वजह से मेरे पति और सास दोनों का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। मेरी सास के साथ बदलाव की जरूरत थी क्योंकि वे गलत कर रही थीं। चाहे पत्नी मोटी हो या काली, पत्नी तो पत्नी ही होती है जो आपके साथ हर सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है। इस पूरे अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार, समझदारी और सम्मान का महत्व कितना अधिक होता है। अभिषेक के समर्थन और मार्गदर्शन ने मेरे परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम सभी मिलकर एक खुशहाल और सकारात्मक जीवन जीने के लिए तत्पर हैं। यह परिवर्तन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था जिसने मुझे आत्मसम्मान और खुशी की एक नई दिशा दी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।